हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज अंकित मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अमर ज्योति प्राइम के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं कंट्रोल सिस्टम का शॉर्ट नोट सीरीज। ठीक है, तो जल्दी से एक बार सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए और ऑडियो वीडियो कंफर्म करेंगे। सभी लोग एक बार ऑडियो वीडियो कंफर्म करें। एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल? हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों का पर्पस है कंट्रोल सिस्टम के जो शॉर्ट नोट्स हैं, मतलब पूरा का पूरा कंट्रोल सिस्टम को 5 घंटे में हमको कंक्लूड करना है। तो बस आप एग्जाम के जस्ट पहले इसको देख लिया करो। ठीक है ना, अगर आप इसको देख लोगे तो आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट 4 से 5 घंटे में पूरे के पूरे कवर हो जाएंगे, है ना। ये तो मेरे जब वीडियो थे तो 5 घंटे लगेंगे, अगर आप उस शॉर्ट नोट्स को देखो तो आधे घंटे या 15 मिनट में भी हो सकते हैं। ठीक है ना। कौन से शॉर्ट नोट्स की बात कर रहा हूं मैं आपके ये शॉर्ट नोट्स की बात कर रहा हूँ। जो आप ये शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए हैं, है ना, आपको सारे पॉइंट्स में आपको एक्सप्लेन भी करते जा रहा हूं, तो उससे भी आपका चीजें क्लियर रहेंगी। ठीक है, तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं और मेरा जो टॉपिक है जिसको मैं आगे बताने वाला हूं वो है टाइम रिस्पॉन्स। ठीक है, तो चलो उसको डिस्कस करते हैं हम लोग। मैं आगे बढ़ता हूं, अपनी कहानी को आगे बढ़ाता हूं। ठीक है, चलिए आ जाइए। मैं यहाँ पे बोर्ड को कुछ पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। ओके, चलो। तो सबसे पहली बात हमारे दिमाग में जो आती है टाइम रिस्पॉन्स के केस में, वो आती है कि एक हमारे पास थ्योरम होती है जिसको हम बोलते हैं इनिशियल वैल्यू थ्योरम, है ना। तो वो क्या थ्योरम होती है उसको उसके बारे में थोड़ा हम लोग जानते हैं। एक थ्योरम होती है उसको हम बोलते हैं क्या, इनिशियल वैल्यू थ्योरम। मतलब इसके थ्रू हम किसी भी रिस्पॉन्स की इनिशियल वैल्यू बता सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं आपका इनिशियल वैल्यू थ्योरम। इनिशियल वैल्यू थ्योरम, ये थ्योरम बोलती क्या है कि मान लीजिए अगर हमें किसी भी चीज का इनिशियल वैल्यू बताना हो, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, उसकी जो इनिशियल वैल्यू होगी वो होगी C0 प्लस C0 प्लस इक्वल्स टू लिमिट t टेंडिंग टू इंफिनिटी, सो लिमिट t टेंडिंग टू 0 प्लस C ऑफ t। ये हो जाएगा, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू होगी एस डोमेन में, एस डोमेन में क्या हो जाएगी, लिमिट एस टेंडिंग टू इन्फिनिटी। यहाँ पे जीरो निकला तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एस टेंडिंग टू इन्फिनिटी रखो। ये एक इंटरेस्टिंग चीज है, एस टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस इंटू सी एस। तो ये होती है आपकी इनिशियल वैल्यू थ्योरम। और इसको लगाने की जो कंडीशन होती है, इसको हम कब अप्लाई करेंगे कब अप्लाई नहीं करेंगे, है ना। इसको अप्लाई करने की जो कंडीशन होती है, वो कंडीशन होती है कि हमारा जो ट्रांसफर फंक्शन है, या हमारा जो ट्रांसफर फंक्शन है, दैट शुड बी स्ट्रिक्टली प्रॉपर, है ना। मतलब नंबर ऑफ पोल शुड बी नंबर ऑफ पोल्स शुड बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ जीरोस। मतलब हमारा जो ट्रांसफर फंक्शन है दैट शुड बी स्ट्रिक्टली प्रॉपर, ये इसकी कंडीशन है। क्या बोला मैंने यहाँ पे, जो आपका ट्रांसफर फंक्शन है ना, कंडीशन क्या है इसकी, ट्रांसफर फंक्शन क्या होना चाहिए आपका, स्ट्रिक्टली प्रॉपर होना चाहिए। ये इसकी कंडीशन है। और स्ट्रिक्टली प्रॉपर का मतलब क्या होता है, स्ट्रिक्टली प्रॉपर मतलब है नंबर ऑफ पोल्स शुड बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ जीरोस। अगर किसी सिस्टम में ऐसा है तो आप इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं, मतलब आप वहां पे इनिशियल वैल्यू थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये चीज हो गई आपकी इनिशियल वैल्यू थ्योरम के बारे में। एक आता है आपके पास फाइनल वैल्यू थ्योरम, जो कि किसी भी सिस्टम के रिस्पॉन्स की फाइनल वैल्यू बताता है। तो उसके बारे में थोड़ा देखते हैं हम लोग, जिसको हम बोलते हैं क्या, फाइनल वैल्यू थ्योरम। ठीक है, दूसरा हमारे पास यहाँ पे क्या, फाइनल वैल्यू थ्योरम। फाइनल वैल्यू थ्योरम में क्या होता है, फाइनल वैल्यू थ्योरम में क्या होता है कि हम अपने सिस्टम की फाइनल वैल्यू, स्टेडी स्टेट वैल्यू के बारे में बताते हैं। और कैसे बताते हैं, हमारे किसी भी सिस्टम की जो स्टेडी स्टेट वैल्यू होगी, वो फाइनल वैल्यू हमेशा टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे होती है। तो हम क्या बोलेंगे इसको, सी ऑफ इन्फिनिटी। सी ऑफ इन्फिनिटी शुड बी इक्वल्स टू लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, सी ऑफ टी इक्वल्स टू, इक्वल्स टू यहाँ पे देता हूं मैं, क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला यहाँ पे, लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, मतलब एस टेंडिंग टू जीरो, उल्टा कर देना आपको, एस टेंडिंग टू जीरो, एस सी ऑफ एस। तो ये होता है आपका फाइनल वैल्यू थ्योरम, है ना। ये आपके किसी भी सिस्टम की फाइनल वैल्यू बताने के लिए होता है। और इसकी जो कंडीशन ये है कि इसके जितने भी पोल हैं, है ना, अगर हम पूछे फाइनल वैल्यू थ्योरम लगाने के लिए, तो किसकी कंडीशन क्या है कि एस इंटू सी एस के जितने भी पोल हैं, वो सारे के सारे पोल लेफ्ट हैंड साइड में होने चाहिए। अगर आपको फाइनल वैल्यू थ्योरम लगाना है तो एस सी एस के जितने भी पोल हों, वो आपके पोल कहां पे होने चाहिए, सारे के सारे पोल लेफ्ट हैंड साइड में होंगे। तब जाके आप यहाँ पे फाइनल वैल्यू थ्योरम लगा पाओगे। मतलब कहने का मतलब क्या कि सिस्टम आपका स्टेबल होगा, तभी तो आप उसकी फाइनल वैल्यू बता पाओगे, है ना। दैट मीन सिस्टम शुड बी स्टेबल। तो क्या बोला मैंने यहाँ पे, कंडीशन क्या है इसकी, फाइनल वैल्यू थ्योरम लगाने की कंडीशन क्या है, पोल्स ऑफ एस सी ऑफ एस, एस सी ऑफ एस के पोल्स कहां पे होने चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड। ये अपनी क्या है, इसकी कंडीशन हो गई। ठीक है ना, ये इसकी क्या हो गई अपनी यहाँ पे कंडीशन हो गई कि हमारा इनिशियल वैल्यू थ्योरम और फाइनल वैल्यू थ्योरम क्या होता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज होती है इसको हम बोलते हैं एल हॉस्पिटल रूल, जो कि इसमें बहुत ज्यादा लगता है ना। तो उसके बारे में बता देता हूं कि एल हॉस्पिटल रूल कब लगाते हैं। एल हॉस्पिटल रूल, जब ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो आपको इस रूल की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है। तो मैं बता देता हूँ कि कैसे लगाते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जब कभी भी आप लिमिट पुट करते हैं, क्या बोला मैंने यहाँ पे देखना, जब कभी आप लिमिट पुट करेंगे, और लिमिट पुट करते टाइम आपको कैसी कंडीशन देखने को मिलती है, कैसी कैसी कंडीशन देखने को मिलेगी, आपको देखने को मिलता है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, या फिर जीरो बाय जीरो। जब कभी भी आपको ऐसा कुछ देखने को मिले, है ना, जब कभी आप लिमिट पुट करोगे और आपको देखने को मिलता है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी या फिर जीरो बाय जीरो, तो उस केस में आपको क्या करना होता है, जो न्यूमरेटर है उसको डिफरेंशिएट करके और डिनोमिनेटर उसको डिफरेंशिएट करके, है ना, आप लिमिट पुट कर देते हैं। तो क्या बोला मैंने, आप यहाँ पे क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट किया आपने किसको, न्यूमरेटर को, डिवाइड बाय, डिफरेंशिएट किया किसको, डिनोमिनेटर को, और आप वहां पे लिमिट पुट कर देते हैं। न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करना है, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करना है, और देन लिमिट पुट करना है, इसके बाद लिमिट पुट करना है। देन लिमिट पुट करना है, तो ऐसे करते हैं। ठीक है। एक मैं क्वेश्चन बता दूं क्या आपको यहाँ पे बताने के लिए, मैं बता देता हूँ यार। जैसे मेरे पास लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं बता देता हूँ आपको प्रॉपरली, देखिएगा कि अगर मान लीजिए हमारे पास लिखा है यहाँ पे,
हमारे पास लिख के आ रहा है यहाँ पे, एक क्वेश्चन के फॉर्म में लिख देता हूँ, है ना, तो ज़्यादा बेटर होगा। ये देखिएगा, मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे लिखा है यहाँ पे क्या, 10s+4 डिवाइडेड बाय s+2 s+5, s+2 s+5। तो अगर आप इसमें s टेंडिंग टू क्या पुट करने वाले हो, इन्फिनिटी, अगर आप इसमें पुट करोगे s टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो क्या मिलेगा, आपने इसमें पुट किया है क्या, s टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो आपको क्या मिलेगा, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी टर्म। अब आप यहाँ पे लगा सकते हो क्या, अब आप यहाँ पे लगा सकते हो अपना एल हॉस्पिटल रूल। कैसे, न्यूमरेटर को आप डिफरेंशिएट कर दो, जब डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, है ना, इसमें डिफरेंशिएट करके आ जाएगा 10s का हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय, इसका हो जाएगा कितना, जिसको मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 2s एस स्क्वायर प्लस 7s प्लस 10 हो जाएगा, उसका जब डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा 2s+7, कितना हो जाएगा पास 10 डिवाइड बाय 2s+7, ये हो गया। अब आप इसमें लिमिट पुट कर दोगे, है ना, अब आप इसमें लिमिट पुट कर दोगे, मतलब ऊपर वाले का डिफरेंशिएट करके अब आप इसमें लिमिट पुट कर दोगे क्या, एस टेंडिंग टू इन्फिनिटी। आप इसमें लिमिट पुट कर दोगे एस टेंडिंग टू इन्फिनिटी की लिमिट क्या हो जाएगी, 10 डिवाइड बाई इन्फिनिटी इक्वल्स टू 0, तो आपका आंसर हो जाएगा 0। 10 डिवाइड बाय इन्फिनिटी इक्वल टू 0। तो ये होता है आपका एल हॉस्पिटल रूल, जो कि आपका इनिशियल वैल्यू थ्योरम और फाइनल वैल्यू थ्योरम में बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की। हमारे पास टोटल हमको दो ऑर्डर के सिस्टम पढ़ने हैं, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर हमको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग पहले आते हैं किसमें, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। तो आप लोग हेडिंग डालना, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। अगर हम यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की बात करें तो सबसे पहली बात तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का जो गेन होता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है देखना। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का जो गेन होता है, मतलब जो जी की वैल्यू होती है, वो होती है 1/TS। ठीक है, और आपका जो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन होता है वो होता है आपका 1/1+ST। ठीक है, ये होता है आपका फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का गेन और क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को हम किससे डिफाइन करते हैं, तो हम टाइम कॉन्स्टेंट, यहाँ पे टी लिखा है ना, तो टाइम कॉन्स्टेंट से डिफाइन करते हैं, ये चीज आप बोल सकते हो। ठीक है, ओके। अब हमारे पास यहाँ पे तीन टाइप के सिस्टम होते हैं, और तीन टाइप के सिस्टम को हमको क्या बताना होता है, रिस्पॉन्स बताना पड़ता है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अगर हम इसका, अगर हम फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का क्या निकालते हैं, इम्पल्स रिस्पॉन्स, तीन रिस्पॉन्स बनेंगे इसके, है ना, इसके कितने रिस्पॉन्स बनते हैं फर्स्ट ऑर्डर के, तीन रिस्पॉन्स बनते हैं। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के तीन रिस्पॉन्स बनते हैं। पहले बनता है आपका इम्पल्स रिस्पॉन्स, स्टेप रिस्पॉन्स और आपका रैंप रिस्पॉन्स। तो अगर हम इसका क्या बताते हैं, इम्पल्स रिस्पॉन्स, तो इम्पल्स रिस्पॉन्स इसका होता है आई आर इक्वल्स टू, फर्स्ट ऑर्डर के लिए वो होता है 1/T, बहुत जगह इसको टाउ भी बोल देते हैं, तो 1/T e⁻टी बाय टाउ, टाउ ही लिखो ज्यादा बेटर, क्योंकि बार बार टी टी आ जाएगा। कैसा लिखना आपको,
स्मॉल टी डिवाइड बाय कैपिटल टी। कैपिटल टी आपका क्या है, टाइम कांस्टेंट, और टी ऊपर क्या है, टाइम का फंक्शन है। तो ये हो गया आपका इंपल्स रिस्पॉन्स का फंक्शन, 1/t e की पावर माइनस टी बाय टी, या फिर ऐसा बोलते थे 1/टाउ e की पावर माइनस टी बाय टाउ। टाउ मैं भी बहुत ज्यादा यूज करता हूँ इसका वर्ड, क्योंकि बार बार टी टी में कंफ्यूजन होता है, स्मॉल टी कैपिटल टी बोलना पड़ता है, तो हम लोग टाउ बोल देते हैं। ठीक है, तो 1/टाउ e की पावर माइनस टी बाय टाउ। टाउ यहाँ पे क्या है, टाइम कांस्टेंट है। टाइम कांस्टेंट वो समय है जहां पे सिस्टम का रिस्पांस अपनी फाइनल वैल्यू का 63% वैल्यू अचीव कर चुका है, उस टाइम को हम बोलते हैं उसका आपका टाइम कांस्टेंट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, ये तो आपका इंपल्स रिस्पॉन्स हो गया। अब हम बात करते हैं स्टेप रिस्पॉन्स के बारे में। तो हमारा जो स्टेप रिस्पॉन्स होता है वो होता है, यहाँ पे यूटी भी रहेगा ना। स्टेप रिस्पॉन्स होता है 1 - e⁻ माइनस टी बाय टाउ, मतलब टाउ यू ऑफ टी। तो ये हो गया आपका स्टेप रिस्पॉन्स। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए स्टेप रिस्पॉन्स आपका ये होता है। फिर रही बात आपके लिए यहां पे, आपका यहां पे क्या रहा, आपका रैंप रिस्पॉन्स। तो रैंप रिस्पॉन्स में आपका जो फंक्शन होगा वो होगा, ठीक ना, टी मतलब टाइम वाला टी माइनस टाउ, जो टाइम कांस्टेंट है वो, ब्रैकेट में 1 - e⁻ माइनस टी बाय टी, मतलब टाउ यू ऑफ टी, है ना। यू ऑफ टी मैंने लिखा हूँ स्पेस नहीं इसलिए। तो ये होता है मेरा किसके लिए, फंक्शन रैंप के लिए। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट बन जाता है कि फंक्शन रैंप के लिए क्या होगा, इंपल्स के लिए क्या होगा, स्टेप के लिए क्या होगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, बात आती है इनकी एरर की, कि इंपल्स रिस्पॉन्स में कितनी एरर होगी, रैंप में कितनी होगी, और स्टेप रिस्पॉन्स में कितनी एरर होगी, है ना। चलो मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ आपको। जैसे एक होता है आपके पास यहाँ पे, एक चीज मैंने आपको बताई यहाँ पे टाइम कांस्टेंट के बारे में। टाइम कांस्टेंट जिसको हम बोलते हैं टी। टाइम कांस्टेंट टी क्या होता है, ये एक टाइम, दिस इज योर टाइम। टाइम है, टाइम कांस्टेंट एक टाइम है जहां पे सिस्टम का रिस्पॉन्स, सिस्टम का रिस्पॉन्स अचीव कर लेता है अपनी कौन सी वैल्यू, 63% ऑफ फाइनल वैल्यू। टाइम कांस्टेंट एक टाइम है जिसमें सिस्टम का रिस्पॉन्स अपनी 63% वैल्यू को अचीव कर लेता है, फाइनल वैल्यू का 63% अचीव कर लेता है। उस टाइम को मैं टाइम कांस्टेंट बोलता हूं। ठीक है, ओके। एक चीज और होती है हमारे फर्स्ट ऑर्डर में, जिसको हम बोलते हैं आपका राइज टाइम। टाइम कौन सा तो पता चल गया, एक तो एक और हमारे पास होता है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं राइज टाइम। राइज टाइम, राइज टाइम क्या होता है, राइज टाइम होता है कि सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है ना, सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है ना, रिस्पॉन्स को 10% से 90% पहुंचने में, कितने कहां से कहां तक, 10% से 10% से 90% तक पहुंचने में जितना भी टाइम लगता है, 10% से 90% तक पहुंचने में जो भी टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं राइज टाइम। क्या बोला मैंने, फिर से बोल रहा हूं मैं। राइज टाइम क्या है, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए राइज टाइम होता है कि 10% रिस्पॉन्स से 90% तक पहुंचने में सिस्टम को जितना भी टाइम लगता है उसको हम उसकी बोलते हैं क्या, टाइम कॉन्स्ट, सॉरी राइज टाइम बोलते हैं, उसका क्या बोलते हैं, राइज टाइम बोलते हैं।
और फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के राइज टाइम की वैल्यू कितनी होती है, तो याद रखना टी आर इक्वल टू होता है 2.2 टाइम्स ऑफ टी। ये फॉर्मूला बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्मूला, बार बार बनता है क्वेश्चन इस पे। टी आर मतलब राइज टाइम इक्वल्स टू 2.2 टाइम्स ऑफ टी। टी मतलब टाउ, टाउ की बात कर रहा हूं। ठीक है। एक चीज और होती है, इसको बोलते हैं सेटलिंग टाइम। तीन चीजें होती हैं, एक चीज और होती है, इसको बोलते हैं सेटलिंग टाइम। बात करते हैं किसके बारे में, सेटलिंग टाइम के बारे में। तो सेटलिंग टाइम वो टाइम होता है जहां पे सिस्टम का रिस्पॉन्स ऑलमोस्ट अपनी फाइनल वैल्यू अचीव कर चुका है, तो उसको बोलते हैं सेटलिंग टाइम। जो रिस्पॉन्स है वो अचीव कर चुका है ऑलमोस्ट फाइनल वैल्यू। है ना, सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है वो ऑलमोस्ट फाइनल वैल्यू अचीव कर चुका है, उस टाइम को हम बोलते हैं सेटलिंग टाइम। मतलब आपका सिस्टम वहां पे सेटल हो रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास दो फॉर्मूले बनते हैं इसके सेटलिंग टाइम के। हमारे पास यहाँ पे दो फॉर्मूले बनते हैं, कौन कौन से बनते हैं वो देखने वाला है, देखने लायक बात होगी। देखना, एक होता है आपके पास, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक होता है टी एस इक्वल्स टू 3T। मतलब 3T एक इसका फॉर्मूला हो गया। लेकिन ये फॉर्मूले में ऐसा नहीं कि सिस्टम आपका पूरा 100% वैल्यू अचीव कर चुका है, 95% पहुंच चुका है। 95% पहुंच चुका है, बट 5% एक बचा है। 95 पहुंच चुका, 5% का भी एरर है, मतलब 5% का बैंड सेटलमेंट है। क्या बोलोगे यहाँ पे, 5% आपका बैंड सेटलमेंट। ठीक है, तो याद रखना सेटलिंग टाइम का फॉर्मूला होता है टी एस इक्वल टू 3T फॉर 5% बैंड सेटलमेंट। और एक फॉर्मूला होता है टी एस इक्वल टू 5T, जिसको बोलते हैं कितने के लिए होता है, अगर आपका टी एस इक्वल 4T होता है। 5T को लिख दिया, मोबाइल फोन किया था भाई मेरे को। टी एस इक्वल टू 4T, 4T होने पे क्या होता है आपका, ये आपका ऑलमोस्ट 98% वैल्यू को अचीव कर लेता है, तो 2% का बैंड सेटल यहाँ पे होता है। 2% बैंड सेटलमेंट। क्वेश्चन बनता है इसमें, क्वेश्चन ये बनता है कि अगर आपके सिस्टम के रिस्पॉन्स को, है ना, हम ये मान के चलें कि 5% का बैंड सेटलमेंट है, तो सेटलिंग टाइम की वैल्यू क्या होगी, टी एस इक्वल टू 3T। और आपके पास ये फंक्शन दिया, तो आप यहाँ से टी की वैल्यू निकाल लोगे, तो वैल्यू पुट कर देना, तो आपका अगर यहाँ पे टी की वैल्यू 2 सेकेंड्स आ रही है, तो 2 3 6 सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा। बात आती है एक आपके पास यहाँ पे एरर की। हमारे पास एरर की भी वैल्यू का एक कॉन्सेप्ट आता है कि हमारे फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में किसमें कितनी एरर होती है। तो हम, अगर मैं आपको बताऊं, फर्स्ट ऑर्डर में पास तीन टाइप के सिस्टम थे, इम्पल्स, स्टेप और रैंप। तो अगर हम बात करें, हमारे इम्पल्स में और स्टेप रिस्पॉन्स में एरर जीरो होती है, लेकिन रैंप में हमारे पास एरर होती है, और उस एरर की वैल्यू होती है टाउ, मतलब टाइम कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ये भी लिख लेते हैं एरर के बारे में कहानी। एरर, ठीक है ना। तो एरर के बारे में कहानी अगर हम बात करें, तो तीन टाइप के सिस्टम थे। इम्पल्स रिस्पॉन्स, उसमें एरर होती है जीरो। स्टेप रिस्पॉन्स, उसमें भी एरर होती है आपकी जीरो। फिर रहता है आपका रैंप रिस्पॉन्स, तो रैंप रिस्पॉन्स में आपका एरर होता है
और वो होता है आपका कितना, टाउ। टाउ मतलब टाइम कांस्टेंट, ये आपकी यहाँ पे एरर होती है। ठीक है, समझ में आया? ओके। अच्छा, एक नया कॉन्सेप्ट बनता है यहाँ पे, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट बनता है जिसको हम बोलते हैं डोमिनेंट पोल अप्रोक्सीमेशन। डोमिनेंट पोल अप्रोक्सीमेशन क्या बताता है कि ऐसे मान लीजिए अगर आपके सिस्टम में दो पोल हैं और एक पोल से दूसरे पोल के बीच की जो दूरी है वो मान लीजिए आपका 5 टाइम्स, मान लो पहला वाला जो पोल है सेकेंड पॉइंट पे है ना, -2 पे, और दूसरा पोल -12 पे, मतलब जो पहला पोल 2 पे था, 2 का डबल 5 टाइम देता 10 हो जाएगा। तो दूसरा पोल है वो 10 के बाद आ रहा है, -12 -15, तो आप उसको हटा सकते हो, आप उस पोल को इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि उस सिस्टम पे जो सबसे पास में जो पोल है ना उसका इफेक्ट ज्यादा होगा, तो आप दूर वाले पोल को इग्नोर कर सकते हो। इसी को हम बोलते हैं यहाँ पर क्या, डोमिनेंट पोल अप्रोक्सीमेशन। मतलब सेकेंड ऑर्डर सिस्टम को आप फर्स्ट ऑर्डर में या थर्ड ऑर्डर को आप सेकेंड ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हो, अप्रोक्सीमेट कर सकते हो। कंडीशन क्या है कि आपका जो सबसे लास्ट वाला पोल है ना वो बहुत दूर हो, मतलब एटलीस्ट फर्स्ट वाले पोल से 5 टाइम की डिस्टेंस अगर वहां पे होगी तो आप उस पोल को इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में आपको बता देता हूं। क्या बोला मैंने आपके सामने यहाँ पे, डोमिनेंट पोल अप्रोक्सीमेशन। डोमिनेंट पोल अप्रोक्सीमेशन, अगर डोमिनेंट पोल अप्रोक्सीमेशन की हम बात करते हैं तो हमको ये समझना होगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सिस्टम है ऐसा, ये रिस्पॉन्स बना के दिखा देता हूँ, है ना। एक पोल यहाँ पे है, एक पोल यहाँ पे है ना। जैसे मान लो ये आपका पॉइंट है यहाँ पे सिग्मा, ठीक है, और ये जो पॉइंट है इनके बीच की जो दूरी है, इनके बीच की जो दूरी है मान लिया मैंने वो कितना है, 5 सिग्मा से ज्यादा। इनके बीच की जो दूरी है वो कितना, मान लो 5 सिग्मा है ना। तो अगर मान लो यहाँ पे क्या है 7 सिग्मा, कुछ भी ऐसे लिखा, मान लो 10 सिग्मा, यहाँ पे इनकी दूरी 5 सिग्मा से ज्यादा है ना। इनके बीच की जो दूरी है वो 5 सिग्मा से ज्यादा है, तो इस केस में हम ये वाले पोल को इग्नोर कर सकते हैं, हटा सकते हैं, इग्नोर। इसी को हम बोलते हैं डोमिनेंट पोल अप्रोक्सीमेशन, कि जब कभी दो पोल के बीच की दूरी 5 सिग्मा से ज्यादा हो जाएगी, सिग्मा मतलब क्या, इसके पास, मतलब अगर यहाँ पे सिग्मा का वैल्यू 1 है तो यहाँ पे अगर पॉइंट जो 5 से दूर है, 6 है 7 है, तो आप इसको डोमिनेंट पोल मान के, इसको आप डोमिनेंट पोल मान के आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है ना, मतलब इस सिस्टम पे इस पोल का ज्यादा इफेक्ट होगा, इसका ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जब कभी आप डोमिनेंट पोल अप्रोक्सीमेशन करोगे तो एक चीज का आपको कंडीशन का ध्यान देना होगा, दैट इज डीसी गेन मस्ट बी सेम, मतलब बिफोर अप्रोक्सीमेशन एंड आफ्टर अप्रोक्सीमेशन, है ना। जो सिस्टम है उस दोनों का डीसी गेन आपका सेम होना चाहिए। क्या बोला मैंने यहाँ पे, डीसी गेन मस्ट बी सेम। डीसी गेन मस्ट बी सेम। ठीक है, तो ये अपनी कंडीशन हो किसकी, डोमिनेंट पोल अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, ओके। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन लेके बता दूं कि आपको तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, मैं एक क्वेश्चन के थ्रू बता देता हूँ कि कैसे दोनों का डोमिनेंट पोल का हम करेंगे और कैसे हमारा डीसी गेन हमारा सेम रहेगा। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे, मैं लिख के बताता हूँ। मेरे पास एक क्वेश्चन है, 10 s+1 s+10। देखो भाई, इनके बीच की दूरी कितनी है, s+1 एक .1 पे, एक 10 पे है, तो क्या s+10 को हम हटा नहीं सकते, तो हम बिल्कुल हटा सकते हैं।
लेकिन अगर मैं इसका डीसी गेन देखो कितना हो जाएगा, एस इक्वल 0 पुट कर दो तो इसका जो डीसी गेन आ रहा है 1 आ रहा है, 10 डिवाइड बाय 10, 10/10 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। तो इसका जो डीसी गेन है दैट इज 1। कैसे किया था आपने, 10 डिवाइड बाय, सब जगह 0 पुट कर दो, एस इक्वल टू 0। इस ऐसे तो हम 0 निकालते हैं ना डीसी गेन, 10 डिवाइड बाय 10, है ना, कर दोगे कितना हो जाएगा पास यहाँ पे, आपका जो डीसी गेन आया वो कितना है, 1 है। तो अगर आप यहाँ पे s प्लस 10 को हटा दो क्योंकि डोमिनेंट पोल कर रहे हो, तो क्या बचेगा आपके पास यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाय s प्लस 1। अगर आप ऐसा करते हो, है ना, तो आप इसका जब डीसी गेन निकालने जाओगे, आपने s प्लस 10 को इग्नोर कर दिया, ठीक ना, तो जब आप इसका डीसी गेन निकालने जाओगे तो कितना आएगा, 10/1, 10 आ रहा है अब यहाँ पे ना, आपका जो डीसी गेन कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, तो ये गड़बड़ हो रहा है। तो आपका क्या बोला मैंने कि डीसी गेन आपका कितना चाहिए, सेम होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो आपको इसको 1 बनाने के लिए इस 10 को गायब करना पड़ेगा, यहाँ पे रखना पड़ेगा 1। तो अब देखो, अब वैल्यू पुट को कितना हो जाएगा, 1 डिवाइड बाय 1 इक्वल्स टू 1। तो आपका इसका जो अप्रोक्सीमेशन 1/s+1 होगा, 10/s+1 नहीं होगा, है ना। तो कहने का मतलब था कि डीसी गेन मस्ट बी सेम। इसका जो कंडीशन, इसका जो मीनिंग है वो मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करी है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं किसके बारे में, थोड़ा सा सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के बारे में। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं किसके बारे में, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग यहाँ पे करते हैं। सेकेंड ऑर्डर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं सेकेंड ऑर्डर में। तो सभी को वन बाय वन डिस्कस करते चलेंगे। सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, तो अगेन यहीं पे सेम चीज वही होगी। मैं आपसे पहले पूछूंगा कि गेन क्या होगा और क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, ठीक है। तो आपका जो गेन होता है ना, आपका जो गेन होता है, जी, जी की वैल्यू होती है, यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ मैं, जी की वैल्यू होती है, जी इक्वल होता है आपके पास ओमेगा एन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस इंटू एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन। तो ये होती है इसकी एक्चुअल ओमे मतलब जी की वैल्यू, ठीक है। तो अगर हम इससे पूछे क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो क्या बोलोगे, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी, कुछ नहीं करना, जो ऊपर ओमेगा स्क्वायर तो यहाँ पे नीचे ऐड कर दोगे क्योंकि यूनिटी फीडबैक है। तो क्लोज लूप ट्रांसफर की वैल्यू हो जाएगी आपके पास यहाँ पे ओमेगा एन का स्क्वायर, ये तो रहेगा ऊपर ही, डिवाइडेड बाय हो जाएगा आपके पास कितना, एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस, 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा इन स्क्वायर। तो ये होता है आपका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। कोई पूछे इसकी सीई इक्वेशन क्या होगी, तो क्या करना है, जो आपका ट्रांसफर फंक्शन आया है उसके डिनोमिनेटर को 0 से इक्वेट कर दो, तो वही आपकी सीई इक्वेशन हो जाएगी। तो इसकी जो सीई इक्वेशन हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हो जाएगा। तो अगर हम इसके रूट्स निकालें, तो हम कहें जो रूट्स आएंगे S1, दो रूट्स आएंगे इसके, कौन कौन से आएंगे, S1, 2। इसके जो रूट्स आएंगे वो होंगे -जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस J ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 - जीटा स्क्वायर। जहां पे हम इसको बोल देते हैं आपका कौन सा टर्म, इसको हम बोलते हैं डैम्पिंग कोफिशिएंट अल्फा। इसका नाम क्या बोला मैंने, अल्फा, और इसका नाम क्या है, डैम्पिंग कोफिशिएंट।
ठीक है। और ये जो है, ये वाला जो टर्म है, इसको हम बोलते हैं आपका क्या, ओमेगा डी। ओमेगा डी बोलते हैं। और ओमेगा डी की जो वैल्यू, इसका जो नाम है, इसको हम बोलते हैं डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। ओमेगन यहाँ पे था नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओमेगा, जीटा आपका होता है यहाँ पे डैम्पिंग कोफिशिएंट, है ना, और ओमेगा डी आपका हो जाएगा यहाँ पे डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। ओमेगन क्या था, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, ओमेगा डी हो जाएगा आपका डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन आपका यहाँ पे पूछा जाएगा, है ना। अगर कभी कोई पूछे हमसे सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के लिए टाइम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, है ना, तो आपको घबराना नहीं है ना, आपको घबराना नहीं है। आपको ये बोलना है कि टाइम कांस्टेंट की वैल्यू सेकेंड ऑर्डर के लिए डिफाइन नहीं होती, लेकिन तब भी अगर कोई पूछता तो आप बोल दोगे 1/अल्फा, है ना। तो याद रखना, आपसे अगर कभी टाइम कांस्टेंट के बारे में डिस्कशन होता है सेकेंड ऑर्डर में, तो आप क्या लेके चल दोगे यहाँ पे 1/अल्फा। टाइम कांस्टेंट के बारे में अगर बात होती है, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 1/अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू कितना, 1/जीटा ओमेगा, तो हो जाएगा 1/जीटा ओमेगा। ठीक है, ओके। एक होता है यहाँ पे वैल्यू किसकी, कॉस इनवर्स जीटा, इसको बोलते हैं फाई। एक नया टर्म आता है यहाँ पे, यहाँ पे समझना, मैं बना के दिखाता हूँ। अगर आप इसको प्लॉट करोगे, जो रूट्स है ना, इसको अगर आप प्लॉट करोगे तो आपके पास ऐसे कुछ है, ये बना के दिखाता हूँ आपको। ये आपका हो गया क्या, माइनस जीटा ओमेगा एन, ये आपका कौन सा पॉइंट है, दिस इज योर माइनस जीटा ओमेगा एन। तो ये आपका हो गया क्या, ओमेगा डी। तो इनको अगर आप मैच करोगे आप, तो आप इनको मैच करोगे, है ना, ऐसा, तो ये कौन सी वैल्यू आती है, ये आपकी आती है ओमेगा एन, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, ओमेगा एन। और यहाँ पे जो एंगल बनता है इसको हम बोलते हैं थीटा, सॉरी फाई बोलते हैं यहाँ पे, हम लोग क्या बोलते हैं, फाई, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे फाई। और इस फाई की वैल्यू होती है, फाई इक्वल्स होता है कॉस इनवर्स थीटा। इसकी वैल्यू कितनी होती है, कॉस इनवर्स जीटा होती है ना। जीटा क्या होता है, डैम्पिंग कोफिशिएंट होता है, डैम्पिंग कोफिशिएंट होता है आपका जीटा। जीटा क्या होता है आपका, डैम्पिंग कोफिशिएंट, मैं देता हूँ यहाँ पे, जीटा होता है आपका डैम्पिंग फैक्टर, डैम्पिंग कोफिशिएंट, डैम्पिंग फैक्टर बोल सकते हैं इसको। ठीक है, डैम्पिंग फैक्टर। और ओमेगन है आपका क्या, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। तो एक्चुअली में जो सेकंड ऑर्डर सिस्टम है ना, वो इन्हीं दोनों के बेस पे कैरेक्टराइज होता है। सेकंड ऑर्डर सिस्टम का जो डेफिनेशन वो इन्हीं दो के बेस पे होता है। मतलब जीटा की वैल्यू जैसे जैसे होगी ना, हमारे पास अलग अलग टाइप के रिस्पॉन्स देखने को मिलते हैं। अब जीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, जीटा की वैल्यू 0 हो सकती है, 0 से 1 की बीच की हो सकती है, 1 हो सकती है, और 1 से ज्यादा हो सकती है। तो टोटल 4 ऑप्शन मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। अब मैं उन चारों ऑप्शन के बेस पे आपको बताता हूँ कि आपका सिस्टम का रिस्पॉन्स कैसा होगा, है ना, और बाकी चीजें क्या होंगी, वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बता के दिखाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले बात करता हूँ मैं किसके बारे में, यहाँ पे 4 टाइप के रिस्पॉन्स के मैंने बारे में बात करी। मैं अपने आप को थोड़ा साइड में कर लेता हूँ। देखो, सबसे पहले तो मेरे पास होता है जिसको मैं बोलता हूँ आपका
जीटा इक्वल टू 0। और जीटा इक्वल टू 0 क्या बोलता हूं, अनडैम्प्ड सिस्टम रिस्पॉन्स, अनडैम्प्ड। ठीक है, जीटा इक्वल टू 0 मैं क्या बोलता हूँ, अनडैम्प्ड बोलता हूँ। और अनडैम्प्ड के केस में, अनडैम्प्ड के केस में जब जीटा इक्वल टू 0 रखोगे ना, जब जीटा इक्वल टू 0 आप रखोगे तो आपको क्या मिलेगा मैं बताता हूँ, दिखाता हूँ। जब जीटा इक्वल टू 0 पुट कर दोगे है ना, आप रूट्स में यहाँ पे जीटा इक्वल टू 0 पुट क्या आएगा, आपका रूट्स, आपका जो रूट्स आएगा वो आ जाएगा कितना, प्लस माइनस जे ओमेगा एन। मतलब जीटा इक्वल टू 0 पे आपके जो सिस्टम के जो रूट्स हैं वो एक ही पॉइंट पे मतलब रिपीट होंगे। अगर आप देखोगे ना, अगर जीटा इक्वल टू 0 पुट कर दो तो क्या आएगा, आपके जो रूट्स आएंगे वो इमेजनरी आएंगे, है ना। मैं बताता हूँ आपके पास, आपके जो रूट्स आएंगे दैट विल बी योर इमेजिनरी, ऐसा। एक रूट्स यहाँ पे है, एक रूट्स यहाँ पे। और सिस्टम का जो रिस्पॉन्स होगा वो समथिंग ऐसा होगा। मतलब सिस्टम का रिस्पॉन्स आपका ना तो सिस्टम आपका स्टेबल ना तो अनस्टेबल, वो आपका जस्ट स्टेबल, मतलब आपका सिस्टम का रिस्पॉन्स ऐसा कुछ होगा। इसको हम बोलते हैं अनडैम्प्ड सिस्टम का रिस्पॉन्स। और जो नेचर होगा वो आपका क्या होगा, इमेजिनरी होगा। आप देख सकते हो ना यहाँ पे नेचर के आपके पास यहाँ पे इमेजिनरी है। ये होता है आपका अनडैम्प्ड। एक होता है आपके पास जीटा की वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में हुई तो क्या होगा, है ना। अगर जीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हुई तो क्या होगा। इसको हम बोलते हैं अंडर डैम्प। इसको हम बोलते हैं अंडर डैम्प रिस्पॉन्स। अगर जीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में आ रही है तो हम उसको बोलते हैं अंडर डैम्प रिस्पॉन्स। और अंडर डैम्प में क्या होता है वो देखना, जैसे आपके पास अगर जीटा को 0 से 1 के बीच में पुट कर दोगे तो कुछ इसकी वैल्यू आई, कुछ इसकी वैल्यू आएगी। तो इसके जो रूट्स आएंगे वो क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे। मतलब हवा में रूट्स होंगे, कुछ एक रूट्स यहाँ पे होगा, एक रूट्स यहाँ पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जो रूट्स थे वो क्या थे, इमेजिनरी, सॉरी इमेजिनरी थे इसमें पूरी पूरी रूट्स। इसमें पूरे पूरे रूट्स आपके क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे। कॉम्प्लेक्स मतलब रियल प्लस इमेजिनरी टर्म दोनों आपके पास यहाँ पे देखने को मिलेंगे, है ना। और इसके जो आपके क्या बोलेंगे हम, रिस्पॉन्स बनेगा वो कैसा बनेगा, वो ऐसा कुछ बनेगा। आप देखना इसका जो रिस्पॉन्स है समथिंग ऐसा कुछ बनेगा। मैं बना के दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए सिस्टम को जाना था कहाँ पे, सिस्टम को जाना था अपनी फाइनल वैल्यू पे। यहाँ पे येलो तक, ये आपका येलो तक तो जाएगा, फिर धीरे धीरे ऑपरेशन करते हुए रिटर्न हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया आपका अंडर डैम्प रिस्पॉन्स। इसमें जो नेचर होगा वो आपका क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, है ना। जो नेचर होगा कैसा होगा आपका, वो कॉम्प्लेक्स। ठीक है, फिर एक होता है कि अगर जीटा की वैल्यू 1 हो गई तो कैसा रिस्पॉन्स होगा। उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल डैम्प। इसको हम बोलते हैं क्या, क्रिटिकल डैम्प। जब जीटा इक्वल्स टू 1 हो जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल डैम्प। जीटा इक्वल्स टू 1 को हम बोलते हैं क्या, क्रिटिकल डैम्प। और क्रिटिकल डैम्प्ड के लिए कंडीशन क्या होगी कि अगर आप जीटा इक्वल टू 1 पुट कर दोगे यहाँ पे तो ये पूरा इमेजिनरी टर्म 0 हो जाएगा। तो आपके जो दोनों के दोनों रूट्स है वो क्या होंगे, माइनस जीटा ओमेगा होंगे, मतलब माइनस ओमेगा है वो रूट्स बन जाएंगे। तो आपके पास यहाँ पे क्या होगा, आपके दोनों के दोनों रूट्स आपके यहाँ पे आके सेटल हो जाएंगे। दोनों के दोनों रूट्स आपके एक ही पॉइंट पे आएंगे, एक यहाँ पे रूट से एक दूसरा पॉइंट पे यहीं पे। मतलब आपका जो क्रिटिकल डेप्थ पे जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, वो होंगे रियल, इमेजनरी भी नहीं होंगे, कॉम्प्लेक्स भी नहीं होंगे, वो रियल होंगे क्योंकि वो रियल एक्सिस में है।
ठीक है ना, वो एक्स एक्स एक्सिस में है, रियल एक्सिस में है। तो आप उसको बोले कि आपके जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे और रिपीटेटिंग होंगे, मतलब जैसे पहला अगर -1 दूसरा भी -1, ठीक है ना। तो क्रिटिकल टाइम पे जो रूट्स होते हैं वो रियल होते हैं और रिपीटिंग होते हैं। तो आपके पास इसमें जो सिस्टम का रिस्पॉन्स आता है क्रिटिकल टाइम के लिए, वो आपका ऐसा कुछ आता है। जो रिस्पॉन्स ऑफ क्रिटिकल टाइम, और जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रियल एंड रिपीटिंग। ठीक है, रियल एंड रिपीटिंग होता है, बोलते उसको क्रिटिकल टाइम। एक होता है जीटा ग्रेटर देन 1। अभी पहले जीरो था, फिर जीरो से 1 हुआ, फिर 1 हो गया, अब हमको क्या रखना है 1 से ज्यादा, उसको हम बोलते हैं ओवर डैम्प। जिसको हम बोलते हैं जीटा ग्रेटर देन 1 को हम बोलते हैं ओवर डैम्प। ठीक है, अगर हम ओवर डैम्प रिस्पॉन्स की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, ओवर डैम्प के केस में जब आप इसको 1 से ज्यादा पुश कर दो तो आपके जो रूट्स होंगे ना वो क्या होंगे, जैसे मान लो -2 + 5। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा आपके पास, दोनों ही रूट्स रियल होंगे और डिफरेंट होंगे। जैसे यहाँ पे रियल एंड रिपीटिंग थे, तो वहां पे रूट्स क्या हो जाएंगे, रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे। जैसे मतलब ऐसा कुछ, जैसे एक रूट्स आपका यहाँ पे हो जाएगा और एक रूट्स यहाँ पे हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं ओवर टाइम, है ना। मतलब इसका जो रिस्पॉन्स होगा वो समथिंग ऐसा होगा, मैं बना के दिखाता हूँ। मतलब इसमें टाइम थोड़ा और लगेगा, मतलब इसका जो रिस्पॉन्स है समथिंग कहीं ना कहीं वो क्रिटिकल डैम जैसे दिखता है, लेकिन थोड़ा टाइम ज्यादा लेता है ना। क्रिटिकल डैम से ज्यादा टाइम लेगा सेटल होने के लिए, कैसे देखना चाहिए। तो इसको येलो से बनाते हैं ब्लू पेन से, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम देखा वहाँ पे, यहाँ पे ये थोड़ा सा क्रिटिकल डैम से ज्यादा टाइम लेगा। ओवर टाइम की दिक्कत यही है कि इट टेक्स मोर टाइम टू सेटल, बहुत ज्यादा टाइम लेता है सेटल होने के लिए, और स्टेबल भी होता है ना। अब हम बात करें अगर ओवर डैम्प के लिए, अगर हम ओवर डैम्प के लिए बात करते हैं तो हमारा जो सिस्टम का जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग, रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिफरेंट। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है ना, उसका हमारा रिस्पॉन्स कैसा होगा फॉर यूनिट स्टेप इनपुट। तो वो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे अब देखते हैं। मैं अपने आप को पहले साइड में कर लूँ। ऐसा हो गया, ठीक है। चलो, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे रिस्पॉन्स की, तो हमारा रिस्पॉन्स कैसा आता है सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के लिए, देखना आपसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होगी यहाँ पे। क्या बोला मैंने यहाँ पे, यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स, यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स, यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स फॉर सेकेंड ऑर्डर।
ठीक है। अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो हमारा कैसा इसका रिस्पॉन्स होगा वो देखना सभी लोग, है ना। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ, तो अच्छे से याद करना। वो होता है आपका C ऑफ टी इक्वल्स टू 1 माइनस e⁻−जीटा ओमेगा एन टी डिवाइडेड बाय, इसमें डिवाइडेड है ना, ओके, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 - जीटा स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 1 - जीटा स्क्वायर साइन ओमेगा डी टी प्लस फाइव, साइन ओमेगा डी टी प्लस फाइव। ठीक है, यहाँ पे फाइव की वैल्यू क्या होती है, कॉस इनवर्स जीटा। ओमेगा डी होता है आपका ओमेगा इन इंटू अंडर रूट 1 - जीटा स्क्वायर। बाकी सारी वैल्यू आपको यहाँ पे पता है। तो ये होता है आपका सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का रिस्पॉन्स फॉर यूनिट स्टेप इनपुट। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिर से फॉर्मूला। ओमेगा डी का क्या वैल्यू होता है, ओमेगा डी पोस्ट होता है ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 - जीटा स्क्वायर। रही बात फाइव की, तो फाइव का फॉर्मूला पता है आपको, क्या होता है आपके, कॉस इनवर्स जीटा। ठीक है, ओके। अगर हम इसके रिस्पॉन्स के बारे में थोड़ा जानना चाहें कि इसका रिस्पॉन्स देखने में कैसा बनता होगा, तो इसका रिस्पॉन्स समथिंग ऐसा बनता है, मैं बना के भी दिखा देता हूँ। देखो, इसका जो रिस्पॉन्स होता है वो ऐसा बनता है। जैसे मान लो जीटा इक्वल टू 0 पे जो इसका रिस्पॉन्स बनेगा, ये क्या था, जीटा इक्वल टू, नीचे करना पड़ेगा रेड लाइन को, क्या हो रहा है, अरे बाबा तेरे। जैसे जीटा इक्वल टू 0 पे मैं रिस्पॉन्स बनाता हूँ तो ऐसा बनेगा। ये किसके लिए रिस्पॉन्स बना है, तो ये आपका बना रिस्पॉन्स किसके लिए, जीटा इक्वल टू 0 के लिए। लिख देता हूँ, 0 मतलब समझा, 0 के लिए मैंने रिस्पॉन्स बनाया है। अगर मैं जीटा इक्वल टू 0.1 करता हूँ तो इसका रिस्पॉन्स ऐसा कुछ हो जाएगा। 0.1 के लिए रिस्पॉन्स बन गया। 0.2 करूंगा या फिर 0.3 करूंगा, तो 0 अगर मैं करता हूँ 0.3 करता हूँ तो इसका रिस्पॉन्स ऐसा हो जाएगा। ये 0.3 के लिए हो गया। दूसरे पेन से बनाता हूँ। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर आप जीटा की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो जो ऑसिलेशन है वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे। 0 पे बहुत ज्यादा ऑसिलेशन है, 0.1 पे कम ऑसिलेशन हो गए, 0.3 पे और भी कम हो गए, है ना। जैसे जब आप 0.1 तक लेके जाओगे तो आपके पूरे पूरे ऑसिलेशन खत्म हो जाएंगे, है ना। जितना कम जीटा रखोगे उतना ज्यादा आपके पास वहां पे ऑसिलेशन होंगे, जितना कम डैम्पिंग उतना ज्यादा ऑसिलेशन। आप मेजरमेंट में ये पढ़ते हो ना, जितना कम डैम्पिंग लगाओगे उतना ज्यादा पॉइंटर में ऑसिलेशन होगा, जितना ज्यादा डैम्पिंग लगाओगे उतना कम आपका ऑसिलेशन होगा। तो ये चीज यहाँ पे बात होगी। ठीक है, अब इस रिस्पॉन्स में हमारे पास कुछ चीजें आती हैं, कुछ टर्म्स आते हैं। जैसे कि एक हमारे पास टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं आपका डिले टाइम। एक हमारे पास होता है, इसको बोलते हैं डिले टाइम। डिले टाइम वो टाइम होता है जहां पे सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है ना, अपनी वो 50% वैल्यू अचीव कर चुका है। तो ये क्या है, डिले टाइम का एक टाइम है जहां पे जो रिस्पॉन्स है
वो कितना पहुंच चुका है, रिस्पॉन्स जो 50% वैल्यू अचीव कर चुका है, उसको बोलता हूं मैं आपका डिले टाइम। डिले टाइम इज द टाइम वेयर सिस्टम रिस्पॉन्स अचीव्स 50% ऑफ द वैल्यू, उस टाइम को बोलता हूँ डिले टाइम। और इसका फॉर्मूला होता है टी डी टू, टी डी होता है, वो होता है आपका फॉर्मूला 1 + 0.7 जीटा, 1 + 0.7 जीटा बाय ओमेगा है, ये इसका वैल्यू होता है। एक होता है राइज टाइम, जिसको बोलते हैं टी आर। राइज टाइम क्या होता है, वो टाइम होता है जहां पे सिस्टम का रिस्पॉन्स पहली बार फाइनल वैल्यू को टच कर रहा है, उसको बोलता है मैं आपका राइज टाइम। यहाँ पे राइज टाइम अलग होता है ना, फर्स्ट ऑर्डर में कुछ अलग बताया था मैंने, सेकेंड ऑर्डर में डिफिनेशन अलग है। यहाँ पे राइज टाइम की डिफिनेशन ये है कि सिस्टम का रिस्पॉन्स फर्स्ट टाइम, जिस भी टाइम पे फर्स्ट टाइम अगर फाइनल वैल्यू को टच करता है, उस टाइम को बोलता हूँ राइज। जैसे मान लो ये मेरा राइज टाइम कहलाएगा ना, ये देखो फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स को टच किया, ये भी आप फर्स्ट टाइम टच किया, ये फर्स्ट टाइम टच किया, तो इसको बोलता हूँ आपका क्या, राइज टाइम इज द टाइम वेयर सिस्टम रिस्पॉन्स टचेस फाइनल वैल्यू फॉर फर्स्ट टाइम। तो क्या बोलोगे आप यहाँ पे, ये भी एक टाइम है, राइज टाइम भी एक टाइम है, जहाँ पे जो रिस्पॉन्स है वो टच करता है कितना, फाइनल वैल्यू। इन फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है, इसको मैं बोलता हूं आपका राइज टाइम। एक होता है आपके पास यहाँ पे पीक टाइम। अच्छा, इसका फॉर्मूला लिख लो, इसका जो फॉर्मूला होता है राइज टाइम का, टी आर इक्वल्स टू पाई-5/ओमेगा टी, पाई-5 डिवाइड बाय ओमेगा टी। ठीक है, ये होता है राइज टाइम। एक होता है आपके पास पीक टाइम। एक होता है आपके पास यहाँ पे पीक टाइम। पीक टाइम क्या होता है, जहां पे सिस्टम का रिस्पॉन्स फर्स्ट टाइम पीक वैल्यू को टच करता है ना, तो उस टाइम को बोलता हूं मैं आपका पीक टाइम। इसके नाम समझ में आ रहा है, पीक वैल्यू को अटेम्प्ट करने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं पीक टाइम, टाइम टू रीच पीक वैल्यू। इसका जो फॉर्मूला होता है टीपी, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n π/ओमेगा टी, n π/ओमेगा टी। अब यहाँ पे n क्या है, n आपका है फर्स्ट पीक तो 1 हो जाएगा, सेकेंड पीक तो 3 हो जाएगा, फर्स्ट अंडर स्कूट तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, ऐसा। ठीक है ना, मतलब आपको यहाँ पे जो वैल्यूज लेनी है, पीक के लिए नहीं, 1/3 5, अगर आप सेकेंड पीक पे तो आप 3 ले लोगे, अगर आप पूछेगा थर्ड पीक की वैल्यू तो क्या दोगे आप यहाँ पे 5 बोल दोगे, ऐसा। लेकिन आप पूछेगा फर्स्ट अंडर स्कूट तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 2, सेकेंड अंडर स्कूट हो जाएगा 4 6, मतलब ये मैक्सिमम के लिए है, तो ये आपका मिनिमम के लिए। किसकी वैल्यू है ये, एन की वैल्यू है। हालांकि अगर आपसे पूछेगा फर्स्ट पीक तो आप n = 1 पुट करोगे, अगर आपसे पूछेगा फर्स्ट अंडर स्कूट तो यहाँ पे n = 2 पुट कर दोगे। अगर आपसे पूछेगा क्वेश्चन में कि आप मुझे सेकेंड पीक की वैल्यू बताओ, पीक टाइम बताओ, क्या बोलोगे, यहाँ पे n = 3 पुट कर दो, सेकेंड पीक आपका ये है। ठीक है, फिर एक होता है मैक्सिमम ओवरशूट, मतलब कि आपका कितना डेविएशन हुआ है
फाइनल वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू के बीच में, उसको हम बोलते हैं मैक्सिमम ओवरशूट। क्या बोला मैंने आपके सामने यहाँ पे? मैक्सिमम ओवरशूट। अगर हम मैक्सिमम ओवरशूट के बारे में बात करें तो क्या बोला मैंने, ये आपका क्या होता है, डेविएशन होता है। कहां से कहां तक? फाइनल वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू के बीच का डेविएशन, तो हम बोलते हैं आपका मैक्सिमम ओवरशूट। और इसका जो फॉर्मूला होता है परसेंटेज मैक्सिमम ओवरशूट का, एमपी का, है ना, वो होता फॉर्मूला ई की पावर माइनस पाई जीटा डिवाइडेड बाय, तो इसके डिवाइडेड में है अंडर रूट ऑफ 1 - जीटा स्क्वायर इंटू 100। तो ये होता है आपका फॉर्मूला किसका, मैक्सिमम ओवरशूट का। एक और होता है, इसको हम बोलते हैं सेटलिंग टाइम, है ना, एक और होता है सेटलिंग टाइम। ये तो आपको समझ में आता होगा। सेटलिंग टाइम वो टाइम है जहां पे सिस्टम का रिस्पॉन्स सेटल होता है। तो ये जो फर्स्ट ऑर्डर में आपने पाया था, सेम फॉर्मूला यहाँ पे ही बन जाएगा। फॉर्मूला क्या बनेगा मैं बताता हूँ आपको, है ना। तो आपका होता है टी एस इक्वल टू दो फॉर्मूले, एक होता है 3T, मतलब 3T मतलब 3 × जीटा ओमेगा एन, है ना। ये किसके लिए आपका 5% ±5% बैंड सेटलमेंट। और एक होता है टी एस इक्वल टू 4T, मतलब 4/जीटा ओमेगा एन। और ये होता है आपका किसके लिए, 98% पहुंच चुका, तो 2% का बैंड सेटलमेंट है, ±2% बैंड सेटलमेंट। तो ये हो गया आपका किसका, सेटलिंग टाइम का वैल्यू। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बनता है कि अगर हम जीटा को इंक्रीज करें तो हमको क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। तो अगर याद रखना, अगर हम जीटा को इंक्रीज करते हैं, जीटा मतलब डैम्पिंग को अगर हमने इंक्रीज किया, तो हमारा यहाँ पे जो राइज टाइम है टी आर, वो इंक्रीज होगा। हमारा पीक टाइम भी इंक्रीज होगा, टीपी भी इंक्रीज होगा। हमारे पास यहाँ पे ओवरशूट डिक्रीज होगा, परसेंटेज एमपी आपका डिक्रीज होगा। और आपका स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, है ना। तो अगर आप ये चीज परफॉर्म करते हो, क्या परफॉर्म करते हो, जीटा को बढ़ाते हो, तो ये चीजें आपको देखने को मिलती है। अगर जीटा को कम करो तो इसका अपोजिट टर्म हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, समझ में आई बात? ओके। एक होता है हमारे पास कि हम किस सिस्टम का टाइप बताने की पूछता है, कि सिस्टम का टाइप देख के बताओ, टाइप ऑफ सिस्टम। क्या बोला जाता है आपसे यहाँ पे, टाइप बताने की, सिस्टम का टाइप बताइए। टाइप ऑफ सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, तो ये मेरे पास होता है, क्या हम कैसे बताते हैं, नंबर ऑफ पोल्स प्रेजेंट इन ओरिजिन इन अ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन विथ यूनिटी फीडबैक। मतलब अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि मेरे पास एक यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, बना के दिखा देता हूँ। दिस इज माई यूनिटी फीडबैक सिस्टम, जी हो गया ये। यहाँ से मैंने फीडबैक लगा दिया। यूनिटी फीडबैक, कैसा फीडबैक आपके पास, याद रखना टाइप निकालने के लिए आपका सिस्टम में कैसा होना चाहिए, दैट शुड बी यूनिटी फीडबैक। तो इस जी में
हमारे पास कितने पोल ओरिजिन में हैं, है ना, इस जी के कितने पोल ओरिजिन में हैं, है ना, उसी को हम बोलते हैं आपका टाइप ऑफ सिस्टम। उस सिस्टम का टाइप क्या होगा, तो इसका मैं डेफिनेशन क्या बोलता हूं, नंबर ऑफ पोल्स प्रेजेंट एट ओरिजिन, नंबर ऑफ पोल्स प्रेजेंट एट ओरिजिन ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, मतलब जी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, एट यूनिटी फीडबैक। ठीक है, तो ये हो गई कहानी। ठीक है, फिर एक और कहानी होती है जिसको हम बोलते हैं आपका क्या, एक और यहाँ पे कहानी बनती है आपके टाइम एनालिसिस में, टाइम डोमेन में। वो बनता है कि आपका स्टडी स्टेट एरर क्या होगा। बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, बहुत 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 ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो क्या बोला मैंने आपके सामने, स्टडी स्टेट एरर। तो अगर हम स्टडी स्टेट एरर के बारे में बात करते हैं, तो हमको ये ध्यान में रखना होगा कि हमारे पास तीन टाइप के सिस्टम थे। कौन कौन से, स्टेप रैम पैराबोलिक, है ना। तो उन सभी के लिए हम अगर यहाँ पे एरर निकालेंगे तो क्या क्या होगा वो देखना। ठीक है ना, तो मैं बता देता हूँ, हमको तीनों के लिए एरर निकालनी है। स्टेप के लिए निकालना है, रैम्प के लिए निकालना है, पैराबोलिक के लिए निकालना है। किसके किसके लिए निकालना है, स्टेप के लिए निकालना है, रैम्प के लिए निकालना है, और पैराबोलिक के लिए निकालना है। तो अगर हम स्टेप की बात करते हैं, तो स्टेप में हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है ई एस एस इक्वल्स टू 1 ई एस एस, ये सब मतलब स्टडी स्टेट एरर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास 1/1 + KP। ठीक है, ये होता है आपका ईएसएस का फॉर्मूला। ईएसएस मतलब स्टडी स्टेट एरर। रैंक में जो फॉर्मूला होता है दैट इज योर, वो जो फॉर्मूला होता है ईएसएस का, दैट इज योर व्हाट, ईएसएस इक्वल्स टू 1/KV। केवी मतलब वेलोसिटी एरर कांस्टेंट, केवी मतलब होता है आपका वेलोसिटी एरर कांस्टेंट, केपी मतलब पोजीशन एरर कांस्टेंट, मैं लिख दूंगा बाद में 1/KV। ठीक है, और जो पैराबोलिक होता है, आपका जो पैराबोलिक होता है उसमें जो आपका एरर का फॉर्मूला होगा ईएसएस का, वो क्या होगा, 1/KA। 1/KA मतलब क्या, आपका एक्सेलरेशन एरर कांस्टेंट 1/KA। ठीक है, तो यहाँ पे केपी क्या था मैं लिख देता हूँ सारी चीजें। केपी, केपी था आपके पास, मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे देखो, केपी था आपके पास क्या, पोजीशन एरर कांस्टेंट। ठीक है, तो केपी कहाँ पे होता है आपका, स्टेप में जो हम एरर निकालते थे उसमें यूज होता था। इसकी वैल्यू होती है बहुत ही सिंपल, लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो, एस लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो, जी ऑफ एस, एच ऑफ एस। एच ऑफ एस की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये होता है आपका पोजीशन एरर कांस्टेंट, लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो, जी ऑफ एस, एच ऑफ एस। ठीक है,
अगर आपसे पूछूं यहाँ पे केवी, केवी क्या होता है, क्या बोलोगे आप इसको? वेलोसिटी एरर कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू होती है लिमिट एस टेंडिंग टू 0। यहाँ पे एस और आ जाता है, यहाँ पे जो है एस जी ऑफ एस एच ऑफ एस। और एक हो जाता है आपका के ए मतलब वो इसको बोलते हैं क्या? एक्सेलरेशन एरर कांस्टेंट। के ए जो यहाँ पे आता है उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन एरर कांस्टेंट। और उसकी वैल्यू हो जाती है लिमिट एस टेंडिंग टू 0। यहाँ पे हो जाएगा एस स्क्वेयर जी ऑफ एस एच ऑफ एस। ठीक है, तो ये हो गया। अब इनमें एक टेबल बनती है, बड़ी इंटरेस्टिंग टेबल बनती है, क्वेश्चन में भी आता है ना, तो वो देखना। एक होता है यहाँ पे लिखता मैं टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 सिस्टम। ठीक है, ऐसा थोड़ा सा टेबल बना लो, इस टेबल से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए, ठीक है, ओके। और यहाँ पे लिख लो आप क्या, एरर के लिए, स्टेप के लिए एरर, इसको भी 3 सेक्शन में डिवाइड कर लो। स्टेप, रैंप, पैराबोलिक। ये स्टेप के लिए हो गया, ये रैंप के लिए हो गया, ये पैराबोलिक के लिए हो गया। तो टाइप जीरो में इसकी वैल्यू होती थी कांस्टेंट, इसकी वैल्यू थी इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू थी इन्फिनिटी। टाइप 1 में इसकी वैल्यू होती है कांस्टेंट, और टाइप 2 में इसकी वैल्यू होती है कांस्टेंट। यहाँ पे वैल्यू होती है इन्फिनिटी, यहाँ पे होती है 0, यहाँ पे होती है 0, यहाँ पे होती है 0। ये भी याद रखिए, क्वेश्चन बनता है रैंप इनपुट के लिए टाइप 1 में, है ना, आपका एरर क्या होगा, या फिर पूछा आपसे कि पैराबोलिक के लिए टाइप 0 सिस्टम में एरर क्या होता है, क्या होगा? डायरेक्ट बोलोगे इन्फिनिटी, आपको कैलकुलेट नहीं करना, डायरेक्ट बोल दोगे इन्फिनिटी होगा। या फिर आप चाहो तो आप कोई एग्जांपल मान के सॉल्व करके देख लीजिएगा, आपका इतना ही कुछ आंसर आएगा। तो ये आपका जो टाइम डोमेन एनालिसिस पूरा यहाँ पे खत्म होता है। 1 घंटे में पूरा कवर कर लिया, बहुत बड़ा चैप्टर, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, सारे कॉन्सेप्ट, सारे फॉर्मूले, सब कुछ मैंने आपके सामने यहाँ पे कवर कर दिया है। एक बार आप इसको अच्छे से देख लीजिए, शॉर्ट नोट्स को पढ़ लीजिए, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए, सारे कॉन्सेप्ट आपसे बन जाएंगे। गुड डे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।